हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि दोस्तों हमेशा से ही इस देश में जातिवाद, वर्णवाद, छुआछूत और पाखंडवाद की सत्ता रही है। लेकिन फिर भी इस सत्ता पर जब भी यहाँ के समतावादी लोग हावी होते हैं, तुरंत यहाँ पर जातिवादी, पाखंडवादी और वर्णवादी लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सरस्वती और माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी के बारे में। इसमें ये दर्शाने वाले हैं कि हमारे भारत देश में असली मतलब ओरिजिनल हकीकत में शिक्षा की देवी कौन है। तो एक तरफ है सरस्वती, जिनको आज के स्कूलों में पूजा जा रहा है, और दूसरी तरफ माता सावित्रीबाई फुले जी हैं, जो कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी की पत्नी हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े काम किए हैं। तो आइए दोस्तों, आज इन दोनों की विवेचना करते हैं और आप लोगों को दर्शाते हैं कि असली में शिक्षा की देवी कौन है। दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सरस्वती के बारे में। सरस्वती वो है जिनकी आज की स्कूलों में पूजा होती है। हाँ जी, पूजा होती है। लोग सरस्वती को कहते हैं कि यह शिक्षा की देवी है, और लोग कहते हैं कि उनसे ही शिक्षा मिलती है। अगर किसी स्कूल में सरस्वती की तस्वीर नहीं होगी तो उस स्कूल के मास्टर बच्चों को कितना भी पढ़ा ले, लेकिन उन सभी बच्चों को कोई ज्ञान नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सरस्वती की तस्वीर नहीं है। हालांकि इनके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है, तो इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिनके बारे में कोई जानकारी ना हो, जिनका शिक्षा का क्षेत्र में कोई योगदान नहीं हो, उनको हम शिक्षा की देवी कह ही नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में, जिन्होंने शिक्षा के बारे में अहम योगदान दिया है। असली हकीकत की शिक्षा की देवी कहलाने की हकदार जो कि सावित्रीबाई फुले जी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवेसे और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले जी का विवाह 1840 ईस्वी में ज्योतिराव फुले से हुआ था। जिस समय उनकी शादी हुई थी, उस समय उनकी महज उम्र 9 साल की थी, और उनके पति की उम्र केवल 13 वर्ष की थी। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल और पहले महिला स्कूल की स्थापक भी थी। महात्मा ज्योतिराव को महाराष्ट्र और भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ के बहुजन मूल निवासी यानी कि इस देश के 85 यानी इस देश के SC ST OBC और यहाँ पर महिलाएं चाहे किसी भी वर्ग से हो क्यों न हो, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्रांति ज्योति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी के साथ मिल करके सावित्रीबाई फुले ने अहम योगदान दिया। इन्होंने 1848 में सबसे पहले महिलाओं और यहाँ के SC ST OBC यानी कि मूल निवासियों के लिए भारत देश में सबसे पहला स्कूल खोला था। क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के लिए सबसे पहले स्कूल इसलिए खोलना पड़ा क्योंकि महिलाओं और यहाँ के मूल निवासियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। इसका एग्जाम्पल यहाँ के धार्मिक ग्रंथों में भी मिल जाता है। हालांकि ग्रंथ उनके ज़्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन ग्रंथों के अंदर ये चीज़ मिल जाती है कि किसी भी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं हुआ करता था। इस बात को इन्होंने पढ़ा था और यहाँ पर इन्होंने सबको शिक्षा देने की ठान ली। जब इन्होंने ये ठान तो इसकी काफ़ी मुसीबतों का भी उनका सामना करना पड़ा।
राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को इनके पिताजी गोविंदराव फुले जी ने दोनों को अपने घर से भी निकाल दिया। कारण सिर्फ एक ही था, उन्होंने स्कूल खोला। यहाँ के मूल निवासियों और यहाँ के महिलाओं के लिए रीजन क्या था कि उनके पिताजी गोविंद राव पर दबाव आ रहा था, प्रेशर आ रहा था कि कुछ ब्राह्मण लोग मनुवादी सोच रखने वाले पाखंडी लोगों के द्वारा उनको ये लगता था कि धर्म के अनुसार यहाँ के मूल निवासी अति शूद्र यहाँ की महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करना सख्त मना है। यहाँ की जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी जब पढ़ने जाते थे तो उस समय पर भी इन पर इतना दबाव रहता था, जिसकी वजह से उन्होंने 21 साल की उम्र में कक्षा 7 पास कर पाए थे। इतना मनुवादियों का प्रेशर रहता था। कई बार विद्यालयों से उनका नाम कटवा देने की नौबत आई और नाम काटा भी गया, फिर रुके फिर गए। यहाँ रीजन क्या था, ब्राह्मणवादी लोग इतना जातिवाद से कूट कूट के भरे थे। गोविंदराव जी के पास में जाते थे, लाठियाँ लेकर उनको धमकाते थे, मारते थे और कहते थे कि तुम्हारा लड़का पाप कर रहा है, तुम पाप कर रहे हो, अपने लड़कों को शिक्षा दे करके इसलिए इसका नाम कटवा दो और घर पर रहो, जो काम कर रहे हो, फूल बेचने का माली हो, माली वाला काम करो। इससे गोविंद राव घबरा जाते हैं और कोई बात नहीं, हम अपने लड़के का नाम अंग्रेजों के स्कूल से कटवा लेंगे। फिर से जब प्रेशर होता था तो फिर से पढ़ने जाते थे और फिर से वही बोलते थे कि यहाँ पर तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पर अकाल आ जाएगा, यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, यहाँ पर बेमौत लोगों की मौत होने लगेगी क्योंकि तुम लोग धर्म के खिलाफ कर रहे हो, भगवान के प्रकोप से डरो और उसकी शिक्षा बंद कर दो। फिर उनका नाम कटवा देते थे। यहाँ तक कि हिंदू विद्यालयों में उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं दिया। तो यहाँ पर अंग्रेजों के स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में इन्होंने पढ़ाई आगे की करी। तो इस प्रकार ज्योतिराव फुले जी की आगे की पढ़ाई पूरी करी। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को भी शिक्षा देने का काम उन्होंने किया और महिलाओं पढ़ने के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सावित्रीबाई फुले जी आगे जाकर के महिलाओं के लिए आइडियल बन करके सामने आई। जब वो पढ़ाने जाती थी तब मनुवादी चोस के लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे, लोग उन पर पत्थर मारते थे, लोग उनको गंदा कर देते थे, लेकिन वो फिर भी अडिग रही। महिलाओं को पढ़ाने के लिए उनके मन में ठान नहीं ली थी, फिर भी महिलाएं ही इनका विरोध कर रही थी। जब वह पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, लोग उनके कपड़े गंदे कर देते थे। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले जी के दिमाग में चलता था कि ये लोग अब भी अशिक्षित हैं, जब इन लोगों को शिक्षा का महत्व समझ में आ जाएगा उस दिन ये महिलाएं लोग हमारी बात समझ पाएंगी। इसलिए उन सभी बातों को नज़रअंदाज करके माता सावित्रीबाई स्कूल में पढ़ाने जाती थी और अपनी गंदी साड़ी को बदल करके अपनी एक्स्ट्रा साथ में अच्छी साड़ी को पहन करके पढ़ाती थी और वापस आते समय वही गंदी साड़ी वापस पहन लेती थी, जिससे उस पर कीचड़ पड़े तो वही साड़ी गंदी हो। इस प्रकार से सावित्रीबाई फुले ने परस्पर पढ़ाने का काम किया। जब लगातार पढ़ाने का काम किया तब फिर भी इन ब्राह्मणवादियों को ठीक नहीं लगा। इन्होंने क्या किया, इनकी स्कूल को जाकर के तोड़ दिया, स्कूल की धज्जियां उड़ा दी और उनके खिलाफ उल्टा सीधा भड़काने लगे। तो जब समाज में उल्टा सीधा कहलाने लगे तब उन्होंने सोचा अब क्या करें। स्कूल भी नहीं रहा। जिस जमीन पर स्कूल खुला हुआ था उस जमीन के मालिक ने भी मना कर दिया कि नहीं भाई, अब मुझे यह घर पढ़ाने के लिए नहीं देना है, वरना ये ब्राह्मणवादी लोग मुझे भी मार देंगे। इस प्रकार से इन ब्राह्मणवादियों ने उस जमीन के मालिक को भी धमका दिया कि अगर तुम महिलाओं को पढ़ाने के लिए जमीन दोगे तो सबसे बड़ा पाप तुम कर रहे हो, क्योंकि महिलाओं के लिए पढ़ने का अधिकार नहीं है और तुम अपना मकान दे रहे हो। तो इस प्रकार से उनको धमकाया और कहा कि तुम पाप कर रहे हो, भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। फिर यही बात उसने ज्योतिराव फुले जी को कहा कि मैं आपको ज़मीन नहीं दे सकता हूँ। तब उन्हीं के एक मित्र थे, उनका नाम था उस्मान शेख।
उनके पास में जाते हैं। ज्योतिराव फुले जी अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी के साथ में और अपनी बीती सुनाते हैं। कहते हैं कि भैया, मैं महिलाओं को पढ़ाने के लिए बात कर रहा हूँ, महिलाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलना चाहता हूँ, पर मुझे कहीं ज़मीन नहीं मिल पा रही है, मैं क्या करूँ। उस्मान शेख ने ज्योतिबा फुले जी का हाथ पकड़ा और कहा कि भाई, जब तुम देश के लिए काम कर रहे हो तो इसलिए मैं तुम्हारा साथ हूँ। कोई हो या ना हो, जब हमारे देश में शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है तो हम शिक्षा ग्रहण करवाने में आपकी मदद करेंगे, जिससे हमारा देश जागरूक हो सके, हमारा देश आगे बढ़ सके। देश को आगे ले जाओ आप लोग, हम आपके साथ में हैं। ज़मीन की ज़रूरत है तो ज़मीन हम देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपकी इस मुहिम में मेरी बहन भी काम करेगी, और मेरी बहन का नाम है फातिमा शेख। क्या हुआ भैया, सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले पहले तो 2 लोग थे, अब 2-2 4 हो गए। उसमें अहम भूमिका निभाई फातिमा शेख ने। फातिमा शेख ने सबसे पहले उनकी स्टूडेंट के रूप में काम किया, पढ़ाई करी, साथ में मुस्लिम समाज में जागरूकता कैसे फैले उस पर काम करने लगी। फातिमा शेख यहाँ पर मुस्लिम समाज की प्रथम अध्यापिका बन करके उभरी, सामने आई। बात यह थी कि आज से 151 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप माना जाता था, तब उन्होंने स्कूल खोला था, इसलिए उनको प्रताड़ना मिला करती थी। पाप क्यों माना जाता था? ये पाप धार्मिक ग्रंथों से माना जाता था। सावित्रीबाई फुले देश की एक महान नायिका, हर बिरादरी और हर धर्म के लिए काम किया। 5 सितंबर 1848 में पुणे में बालिकाओं के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 बालिकाओं के साथ इन्होंने महिलाओं के साथ विद्यालय की स्थापना किया। 1 वर्ष में सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले ने 5 नए विद्यालय खोलने में सफल रहे। तत्कालीन सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल होगा, आप खुद विचार भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।